नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, और यह चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अहम खबरें हैं। संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, और आज सबसे पहले बात करेंगे कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पर पहुंचे हैं और पाकिस्तान का एक और झूठ, एक और प्रोपेगेंडा बेपर्दा हो गया है, बेनकाब हो गया है। आदमपुर बेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री पहुंच गए। और इसके बाद बात करेंगे, आज की खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। ये पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनका एक बयान, उस बयान से बवाल मच गया है। उन्होंने विपक्षी इंडी गठबंधन के अस्तित्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है, और फिर उनके बयान का समर्थन सलमान खुर्शीद ने भी कर दिया है। तो एक बार फिर से विपक्षी इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर गंभीर सवाल उठे हैं कि क्या यह है भी है या नहीं है, आगे रहेगा भी या नहीं रहेगा। इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात आतंकवाद के खिलाफ आम जन से लेकर कारोबारी, व्यापारी और सरकार तक का जो संकल्प है, उसका नतीजा है कि तुर्की और अजरबैजान ये 2 देश थे जिन्होंने आतंकिस्तान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। तो अब इन 2 देशों का हर मोर्चे पर बहिष्कार हो रहा है और साफ पैगाम दिया जा रहा है कि जो भी आतंकवादियों के साथ और आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, उसके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। यानी व्यापार, कारोबार, हर चीज से ऊपर राष्ट्र हित। इस पर करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अब हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में सुरक्षा बलों का बढ़ाया हौसला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बजा भारत का डंका। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, समय आने पर दिखा देंगे पूरी पिक्चर। पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने लाएगा भारत। सूत्रों के हवाले से 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएगा सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के साथ बंद होगा व्यापार और कारोबार। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की बैठक में हुआ फैसला। सभी प्रकार के आयात और निर्यात तुरंत प्रभाव से किए जाएंगे बंद। देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में 50वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गैंगटोक में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तो संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस यात्रा में हुए शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन की एकता पर जताया संदेह। पी चिदम्बरम के ताजा बयान से एक बार फिर इंडी गठबंधन की एकता पर उठे गंभीर सवाल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज दिए जाएंगे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्वामी रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को मिलेगा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करने वाले हम एक एजेंडे पर, और वो एजेंडा है कि पाकिस्तान का झूठ लगातार तार तार हो रहा है। और इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब गुजरात के भुज एयरबेस पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के बाद अब गुजरात के दौरे पर हैं, और राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पर पहुंचे। भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री ने भुज एयरबेस का दौरा कर जवानों से मुलाकात की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का पहला दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री गुजरात के भुज दौरे पर गए हुए हैं। भुज में रक्षा मंत्री ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, और रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी। बिना सरहद पार किए हर ठिकाने पर सटीक प्रहार किया गया, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। और साथ ही कहा कि अब भारत की युद्ध नीति भी बदल गई है, तकनीक भी बदल गई है।
और उन्होंने ये भी कहा, दुनिया को भी संदेश दिया कि पाकिस्तान की फंडिंग को आईएमएफ रोक दे। अब भारत सहता नहीं है, जवाब देता है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, आप जानते हैं, पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ने इन्हीं दोनों एयरबेस को लेकर, यानी आदमपुर और भुज एयरबेस को लेकर नुकसान पहुंचाने की झूठी खबर फैलाई थी। तो अब देखिए किस तरह से पहले प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए, अब रक्षा मंत्री भुज एयरबेस गए, तो पाकिस्तान के दोनों एयरबेस को लेकर फैलाए गए झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। तो आज रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर है, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां को। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वह भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। साथ ही राजनाथ सिंह ने बड़ी दिलचस्प बात कही, कहा जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में तो भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों का ही निपटारा कर दिया था। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। तो रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और वहां से सभी को संदेश भी दिया। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री पहुंचे। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मेघना, क्या कुछ कार्यक्रम रक्षा मंत्री का, क्योंकि भुज एयरबेस का उन्होंने दौरा किया, और याद कीजिए कि आदमपुर एयरबेस और भुज एयरबेस को लेकर के ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा था, झूठ था, वो आज जो बचा खुचा झूठ था उसको भी रक्षा मंत्री ने भुज जाकर, वहां के एयरबेस पर जाकर पूरी तरह से तार तार कर दिया, बेनकाब कर दिया। मेघना, बिल्कुल। और देखिए लालचंद्र, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रक्षा मंत्री ने यहाँ से कही है, और ना केवल पाकिस्तान के लिए संदेश है बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमने पाकिस्तान को प्रोबेशन पीरियड पर रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो भी अगर मजिस्ट्रेट देखता है कि कोई स्टाफ जो है वो शरारती है तो उसको प्रोबेशन पीरियड पर डाला जाता है, गुड बिहेवियर उसका देखा जाता है, उसी तरीके से भारत भी अब पाकिस्तान का बिहेवियर देखेगा, उसको प्रोबेशन पीरियड पर रखा है। उसके साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कही, उन्होंने कहा शठे शाठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट, मतलब दुष्ट जो है उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जाए, उसी भाषा में जवाब दिया जाए। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, आईएमएफ पर बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से आईएमएफ अभी लगातार, अब हम बहावलपुर की बात करें या जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से रिबिल्ड होने की बात हो रही है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आईएमएफ जो पैसा दे रहा है पाकिस्तान के लोगों के वेलफेयर के लिए, या कहें कि उनकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेररिस्ट को फंडिंग करने में, टेरर की इंडस्ट्री चलाने में। तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और साफ तौर पर आज जो राजनाथ सिंह यहाँ आए हैं, रक्षा मंत्री यहाँ आए हैं, उन्होंने हौसला अफजाई तो की ही, और उसके साथ ही साफ संदेश भी दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, मेड इन इंडिया कैपेबिलिटीज, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज, उसकी भी सराहना की है। और उसका एक जो दिशा, जो अगर हम देश में देखें तो यूपी का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, तमिलनाडु का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर है, उन सभी चीजों में जिस किस्म की प्रगति हो रही है और जिस किस्म का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम अपग्रेड किए जा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। 24,000 करोड़ का ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमारा एम है
है कि हम 50,000 करोड़ तक के टारगेट को पहुंचे एक्सपोर्ट में केवल हम 2029 तक। तो बेशक बहुत बड़ा हमारे लिए एम्बिशन भी है, हौसला अफजाई भी है हमारे जो फोर्सेज हैं उनके लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात विश्व को संदेश है कि भारत के पास क्षमता है, भारत का संकल्प साफ है, टेरर के खिलाफ जो प्रहार है वो लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, ये लगातार जारी है और झूठ को बेनकाब करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आज भारत पाकिस्तान सीमा पर भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम है इस दौरे के दौरान, क्योंकि वो वहां की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं क्या? क्योंकि इसके पहले जम्मू कश्मीर जाकर उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया था। मेघना, देखिए लालचंद, अभी फिलहाल जो रक्षा मंत्री का कार्यक्रम है उसमें ये बताया गया है कि वो एयरफोर्स स्टेशन गए थे, उन्होंने वहां जायजा लिया है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसका जायजा लिया है। और अभी फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं वो है स्मृतिवन। अभी उनका यहाँ पर उनका दौरा चल रहा है, वो विजिट कर रहे हैं स्मृतिवन मेमोरियल। ये उन लोगों के लिए उनकी स्मृति में बनाया गया है जिन लोगों ने 2001 के कच्छ भयावह भूकंप में अपनी जान गंवाई थी, तो उनके लिए ये मेमोरियल बनाया गया है। और यहाँ पर एक तरीके से रीबर्थ से लेकर रिबिल्ड, रेजिलियंस, हर एक सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस दिखाए गए हैं जहां पर बताया गया कि कच्छ की टोपोग्राफी कैसी है, यहाँ का ज्योग्राफिकल सिचुएशन कैसा है, भूकंप कैसे आया था, रिलीफ रेस्क्यू एफर्ट्स किस तरीके से हुए थे, और सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद कच्छ वापस कैसे खड़ा हुआ। ये पूरी एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, और उसके साथ ही श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने इस नेचुरल डिजास्टर में अपनी जान गंवाई थी। तो उस जगह पर अभी फिलहाल उनका दौरा चल रहा है जहां मैं खड़ी हूँ। वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं और कि कच्छ के लोगों का जो रेजिलियंस है, क्योंकि अब जैसे एयरफोर्स जो स्टेशन है भुज का, लालचंद्र, वहां पर विजिट किया, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन से बहुत महत्वपूर्ण है। 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये एयरबेस। और वहां पर विजिट करना, और साफ तौर पर जिस तरीके के हमले लगातार हुए थे, ऑफेंसिव्स का जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, तो यहाँ पर हौसला अफजाई एयर वॉरियर्स की करना तो बनता ही था। और उसी दृष्टिकोण से वो यहाँ आए हैं और बहुत बड़ा संदेश न केवल हमारे वॉरियर्स को बल्कि पूरे विश्व को। बिल्कुल मेघना, आप जिस तरह से विदेश मंत्रालय की खबरों पर भी आपकी बड़ी पैनी नजर रहती है, भारत ने पाकिस्तान के झूठ को, प्रोपेगेंडा को यहां पर तो देश के अंदर तो बेनकाब किया ही है, बिल्कुल, लेकिन पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत ने अब सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को भी भेजने का फैसला किया है कि हर जगह पर संयुक्त राष्ट्र तक पाकिस्तान को बेपर्दा, बेनकाब किया जाएगा। क्या ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक तरह से चौतरफा शामत आ गई है, खास तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के वो हथियार रहे हैं जिसका लंबे समय तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, लेकिन अब भारत साफ तौर पर कह रहा है, जो आपने कहा शठे शाठ्यम समाचरित, कि अब जो है ये चलने नहीं देगा भारत। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए लालचंद्र, ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक कहूंगी मैं इसको, क्योंकि आपके पास जब सबूत हैं, आपके पास जब हर चीज का प्रमाण है, तो विश्व को ट्रांसपेरेंटली ये दिखाना कि देखो यहाँ पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, देखो यहाँ पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही थी, देखिए यहाँ पर किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के टेररिस्ट बड़े आराम से रह रहे थे। तो क्या ये जो पूरा ट्रांसपेरेंसी भारत ने दिखाई है, वो विश्व तक ले जाने के लिए ये पहल एक बहुत ही यूनिक भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि किस तरीके से हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे सिविलियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे सांसद जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो जाएंगे और अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन्स में, जहां तक मुझे पता चला है कि अलग अलग रीजन्स में जाने वाले हैं। अगर हम यूरोप की बात कर ले, हम एशिया की बात कर ले, हम साउथ ईस्ट की बात कर ले, ग्लोबल साउथ के देशों में, तो ये हम इंश्योर करने वाले हैं कि हम जो टेरर का चेहरा है उसको हर एक देश तक प्रमाण के साथ पहुंचाएं, और ना केवल पाकिस्तान का चेहरा पहुंचाएं, बल्कि वो भी जो लोग पाकिस्तान की भी आड़ में प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री को फंड करने में मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से जो जिसको आर्म्स और एम्यूनिशन पहुंचा रहे हैं, वो प्रॉक्सी जो वॉर खेल रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो, क्योंकि हमारे पास बहुत चीजों के प्रमाण हैं। और जिसको पूरे, और देखिए लालचंद, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ना केवल भारत में इस चीज का पर्दाफाश किया जा रहा है, जो हमारे एजेंसीज लगी हुई हैं दिखाने में कि क्या क्या जो प्रमाण ढूंढने में और बताने में कि कहां कहां से ये टेरर फंडिंग हो रही थी, कहां कहां टेररिस्ट छुपे थे, कहां कहां कैंप्स लगे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बल्कि विदेशी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, कई आउटलेट्स ने भी इस चीज को
इस चीज पर मुहर लगाई है कि लगातार ऐसे जो टेररिस्ट एंटिटीज हैं वो पाकिस्तान में पनप रहे थे, पल रहे थे। तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहूंगी। ना केवल भारत इसलिए भी जा रहा है कि वो कह रहा है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी प्रामाणिकता दिखा रहा है, बल्कि ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत अपने एक्शंस से पीछे नहीं हटने वाला है और जो भी जरूरत पड़ेगी भारत उसे दृढ़ तरीके से करेगा। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने बोला भी है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये न्यू नॉर्मल है भारत का आतंकवाद के खिलाफ, और कुछ नहीं चलने वाला, अब हर चीज बेनकाब की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना दे जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपका ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता मेघना जुड़ी थी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम के एक बयान से उठे बवाल की, जिन्होंने एक बार फिर से विपक्षी इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर गंभीर और बड़ा सवाल उठा दिया। करेंगे इस पर चर्चा, अभी वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम करेंगे खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा आज होगी कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम के एक बयान से उठे बवाल की, जो उन्होंने विपक्षी इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर ही गंभीर सवाल उठा दिया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने विपक्षी इंडी गठबंधन की एकता पर जताया बड़ा संदेह। पी चिदम्बरम ने बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति को स्वीकार किया, तारीफ की, और कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना होगा, क्योंकि बीजेपी जितना सशक्त रूप से संगठित कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। यह खुद पी चिदम्बरम ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आश्वस्त नहीं हूं कि यह विपक्षी गठबंधन अब भी पूरी तरह से एकजुट है क्या। अगर यह गठबंधन यहां से भी बचा रह जाए, विपक्षी इंडी गठबंधन, तो मुझे तो बेहद खुशी होगी। यानी साफ कहा कि नहीं है बचा हुआ। विपक्षी दलों को इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए एकजुट होना होगा, यह पी चिदम्बरम ने कहा। तो पी चिदम्बरम के बयान का सलमान खुर्शीद ने भी समर्थन किया, और इससे पहले कांग्रेस के अंदर भी शशि थरूर अपने बयानों में रख चुके हैं अलग रुख। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन का अलग अलग नजरिया सामने आया था, और विपक्षी इंडी गठबंधन के कई दलों और नेताओं ने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने बयानों में अलग नजरिया रखा था। तो कांग्रेस के कई नेताओं के बयानों को पाकिस्तान ने हाथों हाथ लिया था, वहां की टीवी पर हेडलाइन चली थी। तो विपक्षी इंडी गठबंधन की एकता पर तो पहले भी सवाल उठते रहे, लेकिन पी चिदम्बरम के ताजा बयान से एक बार फिर से विपक्षी इंडी गठबंधन की एकता पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। लेकिन यह जो बयान है जिससे बवाल उठा है, वो बयान ही हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना होगा और बीजेपी से लड़ना होगा। सुनिए। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. It can be put together. There is still time. आपने बयान सुना, बयान अंग्रेजी में है, लेकिन उसका मतलब यह है कि मैं इस बात को लेकर के श्योर नहीं हूं। मुझे ये नहीं पता कि इंडी गठबंधन एकजुट है भी या नहीं है। ये उनके बयान का मतलब था। तो कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडी अलायंस एक अच्छा अलायंस कैसे होगा, इस पर काम करने की अभी आवश्यकता है।
अलायंस हम लोगों के लिए, सबके लिए एक नई बात थी, बहुत सारी पार्टीज़ के लिए नई बात थी। उस पर हम पूरा अनुभव करने के बाद हम क्या विचार पर पहुंचते हैं और कैसे अलायंस को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमको अभी सोचने की आवश्यकता है। अलायंस हो तो एक अच्छा अलायंस हो, वो कैसे संभव है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो एक तरह से सलमान खुर्शीद ने भी बयान का समर्थन किया, पी चिदम्बरम के बयान का। तो आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि इंडी गठबंधन एक वैचारिक मतों से बना हुआ है। इंडिया अलायंस महज पॉलिटिकल पार्टी का कमिंग टुगेदर नहीं था, वो एक किस्म का एक वैचारिक, एक दूसरे वैचारिकी में जो और विचार फंसते नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कभी अप फेज होता है, कभी लिटिल डाउन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और ये चुनाव के वक्त बना था, तो ये हम तो प्रधानमंत्री जी को बारे में अक्सर कहते हैं कि चुनावी मोड में रहते हैं। तो इंडिया अलायंस ऐसा थोड़ी है कि 24 घंटे 7 दिन सिर्फ चुनावी मोड में रहेगा। तो वही सपा के नेता रविदास ने कहा कि इंडी गठबंधन के सभी दल इंडी गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं वो सब मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रही हैं। इंडिया गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने का काम करेगा। तो इन सब पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस इंडी अलायंस को खुद ही दफना रही है। कांग्रेस तो खुद ही कह रही है जो इंडिया अलायंस बनाने वाली थी, जिसको इंडिया अलायंस कहा जाता था, वो अब समाप्त हो चुका है। पूरी तरह कांग्रेस के नेताओं ने इंडिया अलायंस को दफना दिया है। जब वो दिल्ली में आपस में लड़े तभी तय हो गया था, कई जगह वो आपस में लड़े। अब इंडिया अलायंस नाम का कोई वस्तु नहीं है। इसका अलायंस के बारे में जो जिक्र है अब सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं बीजेपी के एक और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इंडी गठबंधन नहीं, ये तो महाठग बंधन है। पी चिदम्बरम जी ने जो कहा है उसको समझने की आवश्यकता है। ये जो बंधन था ये था ठग बंधन, महाठग बंधन, और भारत विरोधी अस्पताल में ये बना था। इसका स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन ये था कि इसको वेंटिलेटर पे लाया गया और अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी स्वयं इसको मृत घोषित कर रहे हैं। तो बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी लगातार हमले कर रही है और करनी भी चाहिए एक पार्टी को जब इस तरह के बयान पी चिदम्बरम जैसे नेता दें। तो इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। साथ में एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी, नमस्कार। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, स्वागत संदीप जी, नमस्ते। और अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं सबसे पहले जरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेता हूं अपने संवाददाता कुमार आलोक से। कुमार आलोक, इस समय कांग्रेस की कुछ देर पहले ब्रीफिंग भी हुई थी, सुप्रिया श्रीनाथ ने ब्रीफिंग की थी। ये बताइए पी चिदम्बरम के बयान को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा, फिर मणिशंकर माफ कीजिएगा, सलमान खुर्शीद जी ने जिस तरह से उस बयान का समर्थन किया, कांग्रेस का इस पर ऑफिशियल रुख क्या है? क्या कांग्रेस ने कुछ बोला इस पर? देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि जिस तरीके से पहले तो शशि थरूर ने जो पार्टी का जो लाइन है, 3-3 सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जब बढ़ा और जब हमला किया भारत ने, तो उस समय 3-3 सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और तीनों सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक चीज का ख्याल रखा गया कि पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो बड़े नेता हैं, उनको इस मसले पर यानी भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर बोलने से उनको बचने की सलाह दी गई थी। और भी कहा गया था कि अन्य कोई भी ऐसा मसला हो जो विवादास्पद हो
उस पर बोलने से बचा जाए। लेकिन सबसे पहले शशि थरूर ने उसको वो किया, पार्टी के निर्देशों के खिलाफ गए। और अब जो चिदम्बरम जो बहुत बड़े नेता है, वित्त मंत्री हैं, और इसके अलावा जैसे कल की जो घटना थी, जो मृत्युंजय सिंह यादव और सलमान खुर्शीद दोनों ने मिलकर ये जो किताब लिखी थी उसी का विमोचन हो रहा था। तो मृत्युंजय सिंह यादव ने सबसे पहले किताब की चर्चा करते हुए कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो न्याय जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उसमें जान आया, और 2019 के मुकाबले कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा कांग्रेस के जो अन्य गठबंधन के दल थे उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद चिदम्बरम उठे और उन्होंने सीधा इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और जैसा कि आपने सुना, जैसा कि आपने एंकर में पढ़ा, जैसा कि आपने चिदम्बरम की बात को सुना, और चिदम्बरम की भाषण के बाद तुरंत सलमान खुर्शीद उठे और उन्होंने भी चिदम्बरम की बात पर मुहर लगा दी। तो ये अपने आप में आप देखेंगे कि ये वही लोग हैं जो जिन्होंने G22 बनाया था, और ये असंतुष्ट घड़े के नेता माने जाते हैं। लेकिन बाद में ऐसा कहा गया था कि बड़े नेताओं ने मिलकर, आला कमान ने मिलकर इन सब नेताओं को एक डोर पे ले आया था, यानी एक साथ ले आया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। बिल्कुल ये बयान जो आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत कुछ दिखाता। आनंद सर, अगर इंडी गठबंधन को थोड़ा सा हम पीछे ले जाएं, और जब बना ये 2024 से करीब साल 2024 के चुनाव से 1 साल पहले सुगबुगाहट शुरू हुई। लेकिन पहले नीतीश कुमार जी को पायलट के तौर पर देखा जा रहा था। इंडी गठबंधन के जहाज से पायलट ही हट गए थे, सबसे पहले पायलट ही हटे। उसके बाद फिर जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने, किसी ने कहा हाँ गठबंधन है, किसी ने कहा नहीं है, बीच बीच में सवाल उठते रहे। लेकिन पी चिदम्बरम जी का जो ये ताज़ा बयान है सर, इसको किस संदर्भ में देखा जाए? क्या ये एक तरह से उनकी दोनों चीजें हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं बीजेपी जैसी पार्टी जो इतनी सुसंगठित पार्टी है, बीजेपी और एनडीए, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाया। कैसे इनके बयान को देखा जाए, खास तौर पर जो टाइमिंग है, इस समय की टाइमिंग, क्योंकि हाल ही में अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर देखने को मिले हैं सर। लालचंद जी, आपकी बात पर आऊं, लेकिन इसके पहले मुझे लालू यादव जी का संसद में दिया एक बयान याद आता है, काफी चर्चित हुआ था, आपको भी याद होगा। बेमेल बिया कनपटी भर से नूर, उन्होंने उस समय एनडीए के लिए ही उपयोग किया था जब अटल जी की सरकार थी। तो मुझे लगता है कि जब इंडी गठबंधन बना था, ये 2.5 बैठक हुई कुल जमा इसकी, अगर इसकी ऐतिहासिकता में भी जाए तो कुल जमा 2.5 बैठक हुई ना। आप मुंबई वाली बैठक को आधी बैठक मान रहे हैं क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उस बैठक से तो काफी लोग निकल के चले गए थे। आपको अगर याद हो तो ममता बनर्जी चली गई थी, नीतीश कुमार चले गए थे, लालू यादव की फ्लाइट जल्दी हो गई थी। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इनका कोई गठबंधन नहीं था। ये एक स्वार्थ का गठबंधन था कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना चाहिए। और अभी मनोज झा बहुत विद्वान माने जाते हैं और होंगे भी। मैंने कभी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया उनकी विद्वता का, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो वो कह रहे थे विचारों का गठबंधन है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कौन से विचार, कैसा विचार? इसमें तो जितने लोग हैं वो शिवसेना भी उसी विचारधारा की है जिसकी आरजेडी है क्या? ये बताना पड़ेगा कि क्या शिवसेना अब वही विचार रखती है जो आरजेडी के विचार है? क्या देश को लेकर बाकी दलों के वही विचार है? मुस्लिम लीग के वही विचार हैं जो कांग्रेस पार्टी के विचार हैं? तो ये विचारों का जो मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा, मनोज झा जी की अपनी मजबूरी हो सकती है मुझे लगता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में विधानसभा चुनाव जो नवंबर में होने, उसमें इंडिया गठबंधन को एक दिखना है। इसलिए वो विचार का मुलम्मा चढ़ाकर इसको एक क्या कहते हैं, इसको एक प्रामाणिकता देने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार से कल चिदम्बरम ने कहा है, वो चिदम्बरम बेलाग बोलने के लिए जाने जाते हैं और पहले भी बोलते रहे हैं, मतलब। और ऐसा नहीं है कि वो मणिशंकर अय्यर हैं, वो गंभीर बातें करते हैं और सलमान साहब भी गंभीर बातें करते हैं। दोनों ने कल एक तरह से ये कहा कि INDIA गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप उनकी बातों को एनालाइज ना भी करें, स्पष्ट रूप से सामने भी देखें लालचंद जी, तो आपको लगेगा कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं
कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। बाकी समाजवादी पार्टी का कौन सा गठबंधन है मुझे नहीं पता। और एक और बात करना चाहूंगा, एक और बात कही जाती है ना हिंदी में कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर मानी। तो ये गठबंधन ऐसा ही है कि दिल्ली में लड़ेंगे, हरियाणा में मिल जाएंगे, फिर पंजाब में लड़ेंगे, फिर हिमाचल में मिल जाएंगे। तो ये गठबंधन विरुद्धों का एक ऐसा सामंजस्य बनाने का प्रयास था जो असफल हो गया, बनने के पहले ही असफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी के पास में आ रहा हूं। संदीप जी, मुझे याद है कि जिस समय 2 मोर्चे होते थे, एक बीजेपी की अगुवाई में, एक कांग्रेस की अगुवाई में, उस समय इस देश की राजनीति में, चुनावी राजनीति में तीसरे मोर्चे की चर्चा होती थी, ठीक है। और तीसरे मोर्चे के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध थी, कई बार पूछा जाता था तीसरा मोर्चा है कहां, तो जवाब मिलता था, गंभीरता के साथ नेता जवाब दे, तीसरा मोर्चा हवा में रहता है और जब जरूरत पड़ती है ये हवा के जैसे अणु परमाणु जैसे नहीं एक साथ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उस तरह से तीसरा मोर्चा इकट्ठा हो जाता है। अब यही बात क्या मिल जाता है तो पानी बन जाता है। अब क्या यही बात इंडी गठबंधन के लिए कहनी पड़ेगी? संदीप त्रिपाठी जी। देखिए लाल जी, अभी आपने कहा और सभी ने कहा कि चिदम्बरम जी गंभीरता की बात करने के लिए जाने जाते। जी जी बेशक। तो अगर हम अपने किसी प्रोग्राम में अपनी अगर कोई चर्चा करते हैं, एक किताब लिखी गई, उसमें ये दिखाया गया कि इंडिया गठबंधन बहुत इंटैक्ट है, बहुत मजबूत है, उसके संदर्भ में चिदम्बरम जी ने कहा कि जितना आपको लगता है, जितना आपने किताब में लिखा है, उतना मुझे नहीं लगता। लगता है लेकिन उतना नहीं लगता जी। तो ये कह देना कि इंडिया गठबंधन खत्म है, भाई चलिए जो भी एनालिसिस कर रहे हो आप, जरा उस एनालिसिस में एक चीज ये बताइए कि सरकार 1 साल हो गए बनते हुए, जितनी दफा सरकार के विपक्ष में अगर वोटिंग हुई हो या कोई भी ऐसी गतिविधि हो जहां पर आपको इंडिया गठबंधन का कोई साथी अलग जाता हुआ दिखा हो, जबकि हम ममता बनर्जी जी के खिलाफ चुनाव लड़े वहां पर पश्चिम बंगाल में, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ आप वही देख लीजिए, अन्य किसी पार्टी को देखिए, लाइन सबकी एक है कि जो ये तानाशाही है, जो ये गुंडई है सरकार की, ये खत्म होनी चाहिए। अब 2 चीजें, अभी सर आपने कहा कि हमारे संवाददाता जमीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत जरा ये बता दीजिए लाल जी कि अभी भटिंडा में पाकिस्तान का एक प्लेन गिर गया था जिसमें गोविंद नाम का व्यक्ति मर गया, उसको कितना कंपनसेशन सरकार ने दिया? भटिंडा में पाकिस्तान का प्लेन गिरा, अब गिर गया, अब वो बेचारा मर गया, उसको कंपनसेशन इसलिए आप नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको देश को बताना पड़ेगा कि एक प्लेन उसी रात को गिर गया भटिंडा में और 3 जम्मू कश्मीर में। तो ये जो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के नेताओं के लिए, जरा जनता के लिए भी आप अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर देंगे तो मुझे लगता है कि हमारी मीडिया की विश्वसनीयता निश्चित तौर पर जब कभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा हम उस खबर को जरूर दिखाएंगे, लेकिन किसी के प्रोपेगेंडा के साथ हम नहीं जाएंगे। अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा उस रिपोर्ट को ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर जरूर दिखाएंगे। आज की चर्चा इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर है, इस पर रहिए। हाँ बिल्कुल, हम उसी अस्तित्व की ही बात करते हैं। नहीं, इन्होंने जो बोला अभी इसका उपयोग पाकिस्तान कर सकता है, इसका इनके पास प्रमाण क्या है? मैं वही इसीलिए अनंत सर, इसीलिए मैंने काट किया कि जब इस तरह की सैन्य कार्रवाई होती है, ऐसे दर्जनों सैकड़ों सूचनाएं आती है, कंफर्मेशन होगा तो हम जरूर दिखाएंगे। क्या आनंद विजय जी क्या बात कर रहे हैं? हम भारत की बड़ाई कर रहे हैं कि भारत ने 4 पाकिस्तान के विमान गिरा दिए। भाई आप देश वालों को क्यों नहीं बता रहे हो? बिल्कुल हम बता दे मैं इस पर अभी चर्चा है नहीं, इस पर अभी चर्चा है नहीं। बस एक लाइन कहूंगा कि सरकार जिन खबरों को आधिकारिक तौर पर पुष्ट करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है, वो जरूर हम दिखाएंगे। फिलहाल इस पर रहिए, इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर रहिए, चिदम्बरम जी के बयान पर रहिए, चिदम्बरम जी के बयान पर। एसएन सिंह जी को लाइए। एसएन सिंह जी, लालचंद जी 10 सेकंड और ले लीजिए। वैसे आप उस समय का इस्तेमाल जो है दूसरे मुद्दे पर बोलने के लिए कर लेते हैं। आता हूँ एसएन सिंह जी, 10 सेकंड देके आता हूँ, बोलिए। लालचंद जी, एसएन सिंह जी 10 सेकंड बाद आता हूँ। विडंबना ये है
कि भारतीय जनता अरे इनसे तो पूछेंगे तो ये 4 घंटे बोलते रहेंगे। आप 10 सेकंड कह रहे हैं। 10 सेकंड में कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं के एसएन सिंह जी 10 सेकंड, एसएन सिंह जी रिक्वेस्ट, एसएन सिंह जी रिक्वेस्ट 10 सेकंड में लौट रहा हूं, 10 सेकंड देखिए लौट रहा हूं। बोलिए। देखिए आप बताइए, इतने देर में इनकी बात पूरी नहीं हुई। 2014 में एनडीए गठबंधन में लगभग 40 पार्टियां थी, जिसमें लगातार संख्या कम हो रही है। चिदम्बरम जी ने तारीफ क्यों कर दी फिर? चिदम्बरम जी ने फिर दूसरे पक्ष की तारीफ क्यों की? बोला बड़ा ही सशक्त और बड़ा इंटैक्ट है। चलिए ठीक है, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी की बात बोलिए। एसएन सिंह, लालचंद जी 10 सेकंड हो गया। लालचंद जी 10 सेकंड सुनिए, जवाब सुनिए संदीप जी, जवाब। बिल्कुल सर, सुनता हूं। अब संदीप जी जवाब सुनिए। देखिए होता क्या है, जो राजनीति का गठबंधन होता है और जो स्वार्थ का गठबंधन होता है, उसमें जरूर बताइए कांग्रेस के प्रवक्ता को अंतर होता है। राजनीति का गठबंधन होता है वो देश के विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, और एक एजेंडा बनता है जिसपे काम करते हैं। लेकिन जो स्वार्थ का गठबंधन होता है, वो स्वार्थी लोग इसलिए गठबंधन करते हैं, उनको लगता है कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, उनको लगता है हमारा अस्तित्व खतरे में है, उनको लगता है कि हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे जो स्वार्थ का गठबंधन बना था वो उस समय ही बिखर गया था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं, चुनाव के बाद जो ये घमंडिया गठबंधन बना था, स्वार्थ का गठबंधन बना था, उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने कहा हमने तो कांग्रेस के नाते चुनाव हार गए। और मैं कह रहा हूं कि वो गठबंधन कहां था? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उस गठबंधन की सहयोगी कर रही थी कि भाई कांग्रेस की हैसियत क्या है, वो क्यों यहाँ पे चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में हैसियत बता रही थी, केरल में लेफ्ट हैसियत बता रही थी, इसी तरह से हरियाणा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में बहुत तेरे जगह आप देखे होंगे, एक दूसरे को लोगों ने हैसियत बताया, इस नाते कहा जाएगा कोई गठबंधन नहीं था। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी प्रवक्ता हो, उसको सच्चाई को समझना चाहिए कि भैया आपकी पार्टी, अगर आपका नाव डूब रहा है तो सूखते पेड़ और डूबते नाव से तो सब लोग किनारा कर रहे हैं, सब जान रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका आज अस्तित्व समाप्त हो गया, जो भारत की विरोध की बातें करता है, जिसको पाकिस्तानी अच्छा लगता है, न भारत के डीजीएमओ अच्छे लगते हैं, न भारत की आवाज अच्छी लगती है, न भारत का सेना अच्छा लगता है, जो प्रोपेगेंडा कुछ मुद्दों पर तो उन्होंने समर्थन भी किया ना, कुछ मुद्दों पर समर्थन किया। आज चिदम्बरम जी ने आपकी तारीफ भी की। पांचवी एक अच्छी बात पे आता हूं। देखिए होता क्या है, मैं कह रहा हूं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर चबार। कांग्रेस के प्रवक्ता को यह विचार करना चाहिए कि पी चिदम्बरम साहब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कश्मीर से आपके सहयोगी उमर अब्दुल्ला का बयान आ रहा है कि कोई हमारा सहयोगी नहीं है। ठीक है। आपके अरविंद केजरीवाल जी का बयान देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का बयान देखिए। अगर नहीं है तो ये जो स्वार्थ का गठबंधन आप बनाए हैं, उस गठबंधन को मजबूती के साथ बनाई ना। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जब कम जी लालचंद हो गया, 10 सेकंड और दीजिए। हाँ, ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए, फिर देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। ले 10 सेकंड ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए क्या होता है लालचंद जी, 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो भी अपने सहयोगियों के सर आंखों पर लगाती है। लेकिन जो ये स्वार्थ वाला गठबंधन है, आप हमेशा एक दूसरे की हैसियत नापते हैं। और सबसे लास्ट में बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भाई ये गठबंधन है कैसे। सब लोग तो कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। भाई टीएमसी ने जब निकला तो बोले कि कांग्रेस करप्ट पार्टी है, एनसीपी कांग्रेस को करप्ट पार्टी तो यही हाल कमोबेश आरजेडी करा। ये सभी कांग्रेस की ही पार्टियां जो कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस को अपराधी पार्टी, कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी लंबे समय से लौट रहा हूं। एसएन सिंह जी लौट रहा हूं। कुमार आलोक, आप लंबे समय से कांग्रेस पर नजर रख रहे हैं। मैं आपके जरिए ये जरूर समझना चाहूंगा कि हाल में देखिए एक सिलसिला सा चल पड़ा है। आप देखिए कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उससे पहले जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बयान कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व ने लाइन लिया उससे अलग आए। वो बयान पाकिस्तान में हेडलाइंस भी बने, पाकिस्तान के टीवी चैनलों में। उसके बाद शशि थरूर का एपिसोड आया, शशि थरूर ने अपने बयान को बिल्कुल अलग तरह से रखा। अभी हम चिदम्बरम जी के बयान पर चर्चा कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी ने उनका समर्थन किया। आपके जरिए ये समझना चाहूंगा कि हाल में क्या कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी जो पकड़ है अपने नेताओं पर, उनके बयानों पर, वो कहीं ना कहीं ढीली और कमजोर पड़ी है क्या? क्योंकि इन तीनों चीजों में इस तरह का दिखाई पड़ता है। कुमार आलोक, देखिए लालचंद जी, यहाँ पर कांग्रेस के अंदर अगर हम बात करें शशि थरूर की, तो शशि थरूर को भी माना जाता है कि असंतुष्ट नेता है। जैसे कि कांग्रेस के सूत्र बताते हैं
कि शशि थरूर जहां केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो वो वहां पर एक बहुत बड़ा कोई पद चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस सीएम का पद घोषित करे, इसके लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है। लेकिन शशि थरूर की अगर हम बात करें तो शशि थरूर ने कभी कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की है, और कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि जो वैसे नेता हैं जो मुखर रहते हैं, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, तो वैसे लोगों को आगे बढ़ाने में संकोच करेगी। अब रही बात कांग्रेस के स्टैंड को लेकर के, आपने जो देखा, जो भी भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति रही, जब पहलगाम की घटना हुई, इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए सरकार पर, सरकार की जो डिफेंस, सरकार की जो जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहें, उसको लेकर के चिंता जताई। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक करने के बाद फिर कांग्रेस बैकफुट पर आई और ताबड़तोड़ मीटिंग हुई और मीटिंग में यह कहा गया, सीडब्ल्यूसी जो उनकी सर्वोच्च बॉडी है, उसकी 3 बार बैठक हो गई और इसमें कहा गया कि इस मसले पर हम सरकार के साथ हैं और इस पर कोई बयान नहीं देगा जिससे पार्टी की छवि खराब हो। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कांग्रेस के जो बयान देने वाले लोग हैं वो किस तरीके के बयान दे रहे हैं। आनंद सर, जिस तरह से, क्या इसमें कोई एक तारतम्यता है आनंद सर? जैसे जिस तरह शशि थरूर ने बिल्कुल अलग बयान दिया, वो लगातार अलग बयान दे रहे थे, अब पी चिदम्बरम, मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी अभी कुमार आलोक से, कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ और फैसला लेता है, नेताओं के बयान अलग अलग तरह के आते रहते हैं। क्या कहीं कांग्रेस के अंदर कुछ इस तरह का संकट है और ये संकट अब कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन तक विस्तारित हो रहा है? इकबाल से चलता है, हनक से चलता है, और अगर केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा कमजोर होता है तो पार्टी के जितने भी शत्रप होते हैं वो अपनी अपनी राय स्पष्ट करने लगते हैं। और कुछ, जैसे अभी कुछ दिनों पहले जयराम रमेश जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया शशि थरूर के बारे में, तो उन्होंने कहा उनकी व्यक्तिगत राय है। तो क्या सार्वजनिक जीवन में ये बड़े सुविधाजनक तरीके से कह दिया जाता है व्यक्तिगत राय की बात? लेकिन मुझे लगता है कि आप जो एक अंडरलाइन कर रहे हैं तीनों घटनाओं को मिला के, उसमें कहीं ना कहीं तारतम्य तो है। और एक कांग्रेस पार्टी में जो ये एक अराजक स्थिति उत्पन्न हुई है, अराजक में जानबूझ के उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि अगर शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध, मन के विरुद्ध, उनके लाइन के विरुद्ध, उनके तय किए गए स्पष्ट नीतियों के विरुद्ध अगर पार्टी के नेता जाते हैं, वरिष्ठ नेता जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्थिति अराजकता की ओर बढ़ती ही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व थोड़ा कमजोर हुआ और उसी कमजोरी का फायदा ये उठा रहे हैं। अभी जैसे संदीप जी बात कर रहे थे, बहुत तैयारी के साथ डिबेट में आते हैं, अच्छा लगता है कि कांग्रेस के कुछ लोग ही बचे हैं जो तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन ये भी बड़ी चतुराई से कुछ चीजों को छुपा जाते हैं। जैसे ये कह रहे थे कि सारे इनके 1 साल में सारा विरोध किया और सबने एकजुट होकर विरोध किया। मैं बस एक छोटी सी घटना लालचंद जी बताना चाहता हूँ कि संसद में राहुल गांधी के सबसे प्रिय टॉपिक अडानी पर जब विरोध कर रहे थे, वो संसद के बाहर, और भी कई ऐसे मसले आए हैं, अलग थे, ममता बनर्जी की पार्टी अलग थी, समाजवादी पार्टी ने भी कई बार अलग रुख लिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो उनका सबसे पसंदीदा विषय है, सावरकर के मसले पर उनके महाराष्ट्र के दोनों एलआई ने उनको ठोक दिया, कहा कि आप थोड़ा अलग रहिए और इस मसले पर कुछ मत बोलिए, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, इन दोनों अलग रूप दिखा। जेडी कर के मसले पर वहां बंगाल में अलग दिखा। तो मुझे लगता है कि अगर होलिस्टिकली, खैर संदीप जी अपना काम करते हैं, उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, तो वो युधिष्ठिर की तरह ही शंख बजाएंगे, अश्वत्थामा हाथों नरों के बाद शंख बजा देंगे। लेकिन तथ्य ये है, हम लोगों को तो होलिस्टिकली सारी बात रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन संदीप जी देखिए, आनंद सर ने आपकी तारीफ भी की है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आपके फैक्ट पर सवाल उठाए, लेकिन आपकी तारीफ भी की है कि बहुत अच्छी तरह आप अपनी बात रखते हैं। बोलिए संदीप जी। तारीफ किए तब भी अच्छा है, आलोचना करेंगे वो भी सर्वोधार्य है। कांग्रेस का ये कल्चर है ना, तारीफ से हम बोले नहीं समझाएंगे, ऐसा भी नहीं है, और आलोचना करेंगे तो हम उसको भाजपा की तरह गाली गलौज करेंगे, हम ये भी नहीं करते। अब कांग्रेस का कल्चर ये नहीं। अब बात अभी सब 2-3 चीजें बात निकल कर जो भी अब तक की डिबेट में आई। पहली चीज, अभी हमारे एसएन जी ने कहा कि गठबंधन होता है विचारों के आधार पर, जो है अपने स्वार्थ के आधार पर पार्टी को बढ़ाने, देश को बढ़ाने और अपनी नीतियों के आधार।
तो मुझे नहीं लगता कि महबूबा मुफ्ती जी का और इनका वैचारिक समानता रही हो, नहीं रही हो। अपना दल जो कि परिवारवादी पार्टी है, बिल्कुल इनकी वैचारिक समानता नहीं है। परिवारवादी पार्टी है, सोनेलाल पटेल से जो है वो अनुप्रिया पटेल तक आती है, तो वैचारिक समानता तो आप नहीं है, परिवारवाद का विरोध करते हैं। ऐसे आप अगर आप चले आएंगे क्षेत्रवाद का आप विरोध करते हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रवाद का समर्थन करती हैं, लेकिन फिर भी आप साथ हैं। तो बहुत सारे गठबंधन जो बने हैं इस देश में वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनते हैं, वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद भी। तो ये वहां भी है और यहाँ भी है। यहाँ और वहां में अंतर एक बात है। आनंद जी, मैं जो कहता हूँ बहुत ठोक बजाकर और यथार्थ कहता हूँ। मैंने ये कहा कि संसद में, आप मेरे शब्दों को नहीं सुने थे, संसद में आपने देखा कि ऐसा कोई वाक्य आया हो जहां पर हमारे मत भिन्नता रही हो? नहीं रही। हम बाहर बिल्कुल कोई बात आती है, डिसएग्री हो सकते हैं, उनके मसलों से सहमत हम नहीं हो सकते, वो हमारे मसलों से सहमत नहीं हो सकते। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है जी, खुला लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। अभी आपने कहा 2.5 बैठक, साहब एनडीए गठबंधन की अब तक 11 वर्ष में कितनी बैठक हुई है? किशन जी बता दे या आनंद जी बता दे, लेकिन उस पर सवाल नहीं होगा। एनडीए का चेयरपर्सन कौन है, मुखिया कौन है, इसके पहले कौन था? अभी तो मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए तो एक बनाया गया, उसके पहले कौन था? एनडीए की कौन बैठक होती है, कौन सी बैठक में क्या होता है, सबको पता है। लेकिन एक बात मैं फिर कहूं, एसएन सिंह जी को आवाज आ रही है क्या? एसएन सिंह जी, आज गठबंधन का दौर है और इस गठबंधन के दौर में वो हमसे ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन में। और अभी एक बात और मैं कह दूं, अभी उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन स्मूथली चल रहा है, पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी अपने उन अलायंस लोगों अभी को एसएन सिंह जी से संपर्क टूट गया है, एसएन सिंह जी से संपर्क टूट गया है, वो सारी बातों का जवाब देते। हाँ ठीक है, देंगे सर। बड़ी मजेदार बात समझिए, भैया 2012 में 12% वोट आपका, अनुप्रिया पटेल को हटा दीजिए, संजय निषाद को हटा दीजिए, खूब उठा लीजिए सवाल, एनडीए पर खूब सवाल उठा लीजिए, लेकिन चिदम्बरम जी तो सवाल उठा रहे हैं एनडीए पर। लगता है एसएन सिंह जी को आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। एसएन सिंह जी बोलिए। हाँ बोलिए एसएन सिंह जी, जल्दी से। देखिए होता क्या है, एक मिनट, अब एसएन सिंह जी का जवाब सुन लीजिए। अरे भैया, कांग्रेस के प्रवक्ता आप सुनिए, धैर्य से सुनिए। और देखिए, आज देश के लोग ये जान गए कि कांग्रेस के लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और, इसलिए देश के सर्वप्रिय नेता इनके नहीं बन पाते। अभी ये कह रहे थे गाली की बात, कांग्रेस निश्चित तौर पर सबको गाली देने का कार्य करती है, चुप रहने का क्या? आप सुनिए, होता क्या है लालचंद जी, एक लोकप्रिय नेता होता है, एक सर्वप्रिय नेता होता है, वो गठबंधन का भी नेता होता है। जिस तरह से एनडीए गठबंधन के सर्वप्रिय नेता, देश में दुनिया के सर्वप्रिय नेता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उस तरह से तो इनके में नहीं है। इनके में पूछिए कि राहुल गांधी जी सर्वप्रिय नेता है तो अखिलेश जी कहेंगे वो कैसे है, उनका तो कोई जनाधार नहीं है। ममता बनर्जी से पूछेंगे, कहेंगे राहुल गांधी जी को कौन पूछता है, और स्वयं कांग्रेस में पूछेंगे तो कांग्रेस के लोग कहेंगे कि भाई राहुल गांधी की अगर लोकप्रियता आती तो जनता राहुल गांधी के दरअसल हुआ क्या है, देखिए संदीप जी, आप जवाब में एनडीए पर, गठबंधन पर, एनडीए पर सवाल उठा सकते, लेकिन हुआ यह है कि संसद से लेकर बाहर तक वो तो एकजुट नजर आते हैं। आपकी तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, इसीलिए ये सवाल उठते हैं, बयान आते हैं, हम चर्चा करते हैं। समय की कमी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया एसएन सिंह जी, शुक्रिया आनंद सर, शुक्रिया कुमार आलोक जी जुड़ने के लिए आपका भी इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि आतंकवाद पर एक और, जिसे कहते हैं ना, सख्त संदेश आम जनता से लेकर व्यापारी से लेकर सरकार तक, कि सिर्फ आतंकिस्तान और आतंकी नहीं, उनके साथ खड़े होने वाले देशों का भी पूरा बहिष्कार करेंगे। इस पर बात। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बात करने वाले हैं हम कि व्यापार और कारोबार से ऊपर राष्ट्रहित, ये एक आवाज है पूरे भारत की। दरअसल पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के साथ बंद होगा व्यापार और कारोबार। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की बैठक में यह फैसला हुआ। सभी प्रकार के आयात और निर्यात तत्काल प्रभाव से बंद। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ तत्काल प्रभाव से व्यापार बंद करने पर फैसला हुआ है। यह कदम इन देशों के भारत विरोधी रुख और पाकिस्तान के समर्थन के विरोध में उठाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान तुर्की और अजरबैजान की सरकार ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं, और देश के आम लोगों ने भी तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार का फैसला किया है। तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर जाने वालों में भारी गिरावट आई है। भारी संख्या में टिकट कैंसिल हो रहे हैं। आम लोग भी तुर्की और अजरबैजान से आयातित सामानों का लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज के सिक्योरिटी क्लियरेंस तो लाइसेंस को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, JNU जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, इन लोगों ने भी तुर्की के संस्थानों के साथ हुए करार को रद्द कर दिया। तो भारत का एक ही स्वर है, आतंकवाद और पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों का भी पूरा बहिष्कार होगा। आम जन से लेकर व्यापारी, कारोबारी, सरकार, सभी का बस एक रुख है, कारोबार, व्यापार, इन सबसे ऊपर राष्ट्रहित। तो बीजेपी के नेता और व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि तुर्की के साथ सारे व्यापार बंद करने चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। लेकिन कुछ स्वर थोड़े अलग भी हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सवाल करते हुए कहा कि तुर्की का ही बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, चीन का भी करना चाहिए। सुनिए। ये टर्की पे क्यों रुकी है, चीन क्यों नहीं भाई? मुख्यतः तो उनके हथियार सुना इस्तेमाल हुए थे, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुई थी, उनके जहाज इस्तेमाल हुए थे, और उन्होंने तो बीच में कहा भी कि पाकिस्तान की हम प्रभुता और अखंडता पर कोई अगर सवाल खड़ा करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भाई बॉयकॉट तो भाई चीन का भी हमें करना चाहिए ना। और कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी कहा कि भारत सरकार को तुर्की से बात करनी चाहिए। टर्की से कम भारत सरकार को बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमानों की तादाद है, इतने मुसलमानों की तादाद तो भारत के अंदर है। अगर आप मुस्लिम कंट्री हैं तो भारत के मुसलमानों का आपको ख्याल नहीं है। हम तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? कांग्रेस नेताओं के ये सवाल, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस नेताओं को कुछ पहल भी करनी चाहिए। लेकिन इस बीच तुर्की को लेकर लोगों में, आम लोगों में काफी आक्रोश है। ये जो टर्की है जिसने पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का समर्थन करा है और हिंदुस्तान को के ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन दिए हैं, आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर के टर्की का विरोध करता है।
मोदी जी ने मिशन दोस्त चलाकर उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकला, उसका बहिष्कार करते हैं। आज हमें गिरफ्तार होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर टर्की का बाइकआउट करेंगे। इस देश के लिए डिटेन होना क्या, अपने आप को समर्पित करना भी चाहूंगा। और स्वदेशी जागरण मंच अपने लोगों से आह्वान करता है कि टर्की का बने बरसों का बहिष्कार करे और इस टर्की को बताए कि ये भारत से किस प्रकार लड़ाई लड़ा। तो ये आम लोगों की आवाज है और कांग्रेस नेता अलग तरह की आवाज रख रहे हैं, लेकिन किस तरह से व्यापारी हो, आम आदमी हो, सभी बिल्कुल एक मंच पर हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अमरेंद्र, क्या कुछ आम लोगों से लेकर कारोबारी, व्यापारी, सभी लोग ऐसा लगता है कि बिल्कुल सख्त संदेश देना चाहते हैं कि अगर आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ और आतंकियों के साथ खड़े हो गए तो हमारा तुम्हारा कोई नेता नहीं? निश्चित तौर पे लालचंद, आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ जो देश खड़ा हुआ है उसका विरोध होगा और वो जिस तरह से खड़ा हुआ उसी तरह से उसका विरोध होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि टेरर और ट्रेड साफ तौर पे एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए जब टर्की और अजरबैजान की जब बात करते हैं तो दोनों देशों ने किस तरह से पाकिस्तान की मदद की, उसको लेकर आज व्यापारियों में खासा गुस्सा देखा गया। और पूरे देश से अगर बात करें तो 24 राज्यों के करीब 150 बड़े व्यापारी प्रतिनिधियों ने आज एक बैठक में हिस्सा लिया और तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली और अभी भी कई मुद्दों पे चर्चा चल रही है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रही, जो कि कैट की इनवाइटी मेंबर हैं, वो भी आई और उसमें जो मुख्य तौर पर कुछ चीजें जो तय हुई हैं, जो निर्णय लिए गए वो मैं बता देता हूं कि तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का देशव्यापी बहिष्कार किया जाएगा। ये पहला निर्णय है कि पूरे देश में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान के जो प्रोडक्ट हैं उनको पूरी तरह से बैन करने का फैसला लिया गया है। दूसरा एक जो उन्होंने बोला है, व्यापारिक संबंधों पर पूरी तरह से विराम लगाया गया है और इसके अलावा जो डेलीगेशंस होते थे, यानी कि हम बात करें अलग अलग डेलीगेशन जो टर्की और अजरबैजान में जाते थे, उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। व्यापारियों के डेलीगेशन ना अब जाएंगे और ना आने की अनुमति होगी। तीसरा एक बड़ा जो आपको याद होगा कि टर्की और अजरबैजान जो है पर्यटन और यात्रा के लिए बड़ा एक देश माना जाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो पूरी तरह से पर्यटन और यात्रा पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। जिन लोगों ने अपनी टिकट बुक भी करा दी है, होटल बुक भी करा दी है, व्यापारियों ने कहा हम अपना नुकसान ले लेंगे लेकिन उस कंट्री में जाकर स्टे नहीं करेंगे। चौथा एक अहम जो फिल्म जो बनते थे, या अगर बात करें बाकू की बात करें या इस्तांबुल की बात करें, मैरिज और इवेंट के साथ फिल्मों के डेस्टिनेशन हो रही है, उन पर भी बैन लगा दिया। और व्यापारियों का कहना है कहीं कोई फिल्म की शूटिंग होती है तो पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर कहें समय की कमी है, समय की कमी है। फिलहाल माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र गुप्ता जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।